हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा, जिसमें चैप्टर का नाम जो है हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और ताप है। इससे पहले के वीडियो में 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया है। आगे का क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन दोनों का डिस्कशन कराया जाएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए हमें ठंडे का महसूस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा विकिरण की गति होती है, तो ऊष्मा जो विकिरण होता है उसका गति कैसे होता है? तो ऊष्मा विकिरण का गति जो होता है वह प्रकाश के गति के बराबर होता है। यानी कि ऊष्मा विकिरण का गति और प्रकाश का गति जो होता है वह दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो सबसे धीमी जो होता है वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होता है वह सबसे धीमी होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सतही घटना किस में होता है, तो वह वाष्पीकरण में ही होता है। और सबसे धीमी प्रक्रिया की सतही घटना भी पूछेगा तो वाष्पीकरण में ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम यह बताता है कि ऊष्मागतिकी जो हो गया उसका शून्यमा नियम जो होता है ये क्या बताता है? तो इसमें पहला देखते हैं कि जब दो प्रणाली ऊष्मागतिकी का जो शून्यमा नियम होता है उसका कहना है कि जब भी दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होता है। यही नियम जो है ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से सही है? तो पहला है कि जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा देती है, नहीं ये गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा कभी नहीं देगा। चलिए अगला को देखते हैं कि पहले जल का विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा देती है। तो पहला ऑप्शन हो गया कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो नहीं। इसका जो जल का जो आयतन जो होता है वह पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये गलत है। पहले इसमें क्रिया जो होता है पहले घट जाएगा उसके बाद फिर ये बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पहले घटेगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि वाष्प कोई भी द्रव है तो वाष्प में बदलना डायरेक्ट वाष्पीकरण कहलाता है। हिमीकरण क्या आता है? जब कोई द्रव ठोस में चेंज होता है तो उसे हिमीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा पदार्थीय माध्यम जो ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है? तो चालन ये तो सही है ऊष्मा के लिए। संवहन भी सही है। लेकिन विकिरण जो होता है वह ऊष्मा पदार्थीय जो माध्यम जो होता है उसके लिए आवश्यक नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होता है। अब पूछा जाएगा कि सूर्य का जो प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है तो किस विधि के द्वारा आता है? तो वह विकिरण विधि के द्वारा ही आता है। लेकिन वायुमंडल जो गर्म होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है। फिर से देखते हैं कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना, मतलब बिना स्पर्श के जिस उपकरण से ऊष्मा का
उसका तापमान मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकिरण विधि कहते हैं, विकिरण विधि, या फिर इसी को अवरक्त पायरोमीटर भी कहा जाता है। अब पायरोमीटर का प्रयोग जो होता है वह उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यही पूछता है कि स्पर्श स्पर्श के साथ अगर जो ऊष्मा का ऊष्मा का जो मापना है तो वो चालन विधि में होता है, लेकिन स्पर्श से अलग होकर जो ऊष्मा जो मापा जाता है वह विकिरण विधि के द्वारा होता है। और सबसे ऊष्मा अधिकतम ऊष्मा को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति क्या होती है, बंद हो जाती है। इसका ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना है आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परम शून्य तापमान हो जाएगा। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, 273 केल्विन, या फिर इसी को 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। और जो सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, और जो केल्विन से सेल्सियस में जो बदलना है तो 273 उसमें घटाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है। ब्लैक बॉडी जो होता है वह सभी प्रकार के विकिरण को अवशोषित कर लेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी, यानी कि सभी तरंग के विकिरण जो होता है वह अवशोषित कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब और आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहा जाता है, तो दाब एवं आयतन का गुणनफल यानी कि पीवी हो गया, और आंतरिक ऊर्जा यू हो गया, तो इसके योग को एंथैल्पी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सघन क्या है, तो सघन क्या आता है, जब कोई वाष्प जो होता है, वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो वह क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। तो वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होता है कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का वाष्प उत्सर्जन है तो उष्मा, यह पानी का जो वाष्पोत्सर्जन यानी कि कोई भी पानी है तो वाष्प में कब बदलेगा, जब उसको गर्म करेंगे, यानी कि गर्म करने पर पानी क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित कर लेगा, यानी कि ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला गया ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना तो ऊर्जा को निर्माण किया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी में देखते हैं। उस तरह लिखा हुआ है कि ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, इसका एक रूप से दूसरे रूप में आप रूपांतरण कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ऊष्मा से संबंधित जो भौतिक विज्ञान की जो शाखा जो होता है उसको थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परावर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कोई तो उसको क्यूरी ताप बोलते हैं। यानी क्यूरी ताप क्या होता है कि कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है और जो उससे ज़्यादा जो ताप उसका करते हैं तो वह लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका एक फिक्स तापमान जो रहता है लोहा का वह क्यूरी ताप होता है। क्यूरी ताप से ऊपर नीचे करने पर उसका प्रकृति भी क्या होता है, चेंज हो जाता है चुंबक का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है। जो कैलोरीमीटर जो होता है वह तांबा का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि तांबे की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होता है वह निम्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तांबे का जो विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होता है वह निम्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो मानव शरीर के सामान्य जो तापमान जो होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी का मान जो होता है अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ही बराबर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इससे इसका एक फॉर्मूला भी होता है C/5
बराबर F-32/9। इस फॉर्मूला पर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 273 केल्विन का मान जो होता है क्या होता है? 273 केल्विन का मान जो होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। इसी को परम शून्य तापमान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो तापमान का जो मात्रक जो होता है वह सेल्सियस सही है, केल्विन भी सही है और फ़ारेनहाइट भी सही है, लेकिन पास्कल जो होता है ये तापमान का मात्रक नहीं है। पास्कल जो होता है वह दाब का ऐसा मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी कि T1 जो है दिल्ली में पानी का क्वथनांक है, तो दिल्ली में जो पानी का क्वथनांक और T2 जो है शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो यानी कि T1 का जो क्वथनांक जो होगा दिल्ली में वह अधिक हो जाएगा और शिमला में क्या जाएगा? घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि T1 का मान जो होगा T2 से बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मिस्टर निम्नलिखित में से होता है? तो थर्मिस्टर जो होता है वह थर्मल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस को ही थर्मिस्टर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। दो गोले समान आकार के तथा समान धातु दो गोले समान आकार के और समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है और दूसरा ठोस है, तो दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या होगा? तो दोनों गोला जो होगा वो क्या होगा? समान रूप से फैलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। या खोखला गोला हो या ठोस गोला, जब दोनों को एक ही तापमान पर जब गर्म करेंगे तो दोनों समान रूप से फैलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो संचरण की क्रिया जो होता है वह संवहन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी कि जो सूर्य का जो ऊष्मा जो होता है वह पृथ्वी पर आता है विकिरण विधि के द्वारा, लेकिन जो वायुमंडल जो गर्म जो होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव और गैसों में ताप अंतर का मुख्यतः कारण है? द्रव और गैस में ताप अंतर का जो मुख्य जो कारण जो होता है वह संवहन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो उसका तात्पर्य है, यानी कि जब विशिष्ट ऊष्मा जब अनंत होगा तो ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका ताप में परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा जो हुआ पहले से ही अनंत है, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतापीय स्थिति में किसी गैस की दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है, तो बाह्य कार्य करने पर जब हम बाहरी कार्य करते हैं तो समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा का ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वह ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप क्या होता है? इसका जो गैस के द्वारा किया कार्य करने पर उसका ताप जो होता है वह कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। वह कार्य जिसको यांत्रिक के द्वारा ऊष्मा का उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ऊष्मा इंजन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रोशीतक ये नहीं होगा, ये अलग ही इसका काम है ठंडा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का प्रोशीतन यानी हो गया रेफ्रिजरेटर,
में प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाता है CFC, इसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होता है, जो ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये किससे निकलता है? ये फ्रिज हो गया, AC हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, यही सबसे ये गैस निकलता है। तो रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, शॉर्ट में इसी को बोला जाता है CFC बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि जब समतापीय प्रसार होगा, सम मतलब क्या होता है? बराबर, और ताप मतलब तो समतापीय, यानी कि समान रूप से वह प्रसार हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसका ताप जो है वह क्या है? स्थिर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो गैस का जो विशिष्ट ऊष्मा जो हो जाएगा वह अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? वह अनंत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल का ऊपर जाने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है, तो इसके कारण उसका प्रसार क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है, इसीलिए वह ठंडा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, क्योंकि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, क्योंकि इसमें जो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें धातु ऊष्मा का सुचालक तभी हो सकता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवहन होता है, तो संवहन जो होता है वह द्रव और गैस दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही है जो बोलता है चालन, चालन जो हम बोलते हैं, तो चालन जो होता है वह केवल ठोस के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो संवहन की क्रिया जो होती है वह द्रव और गैस दोनों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तो खाना पकाने वाला जो बर्तन जो होता है वह निम्न विशिष्ट ऊष्मा होता है, उसका जो विशिष्ट ऊष्मा होता है कम होता है, लेकिन उसका चालकता जो होता है वह उच्च होता है, इसीलिए वो खाना क्या होता है उसमें जल्दी पकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होगा, तो जब भारहीनता की स्थिति में जब गर्म करते हैं तो ना तो उसमें चालन होता है, ना ही संवहन होता है, ना ही विकिरण होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है, एक थर्मल फ्लास्क जो होता है उसको भली प्रकार से पॉलिश उसको किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए पॉलिश किया जाता है कि सभी बाह्य विकिरण परिवर्तित करने के लिए, जब इसीलिए वो क्या होता है वो जल्दी हीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है पहले दिखेगा, तो वह पहले लाल दिखेगा, पहले क्या दिखेगा? लाल दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आज इस वीडियो में 41 से लेकर 80 क्वेश्चन तक डिस्कशन कराया गया। आज यहीं तक रखते हैं, आगे का वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें और बहुत सारा भी क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।